गुड मॉर्निंग। ठीक है, कल अपन ने पढ़ा था लास्ट यही कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। सेक्शन है 16 अभी तक के अपन ने कौन से सेक्शन पढ़ लिए इस यूनिट में? 11, 12, 13, 14। 14 में 14A पढ़ा अपन, उसके बाद 15 भी पढ़ा, 17 भी पढ़ा, 16 सबसेक्शन 1 हम पहली बार पढ़ेंगे। तब कल अपन ने उसके ऊपरी ऊपरी पार्ट देखा है, कंडीशंस देखे थे वो। ठीक है, तो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, सेक्शन 16 subsection 1. Ordinarily, there is no implied condition as to the quality or fitness of the goods sold for any particular purpose. Ordinarily, there is no implied condition as to quality and fitness. का रीजन मैंने कल बताया था। वैसे रीजन ये है कि सब अपने अपने वेल्थ के अनुसार, मतलब अपने स्पेंडिंग कैपेसिटी के अनुसार चीजें खरीदते हैं। ठीक है, तो कोई हाई क्वालिटी गुड्स खरीदता है, कोई मॉडरेट क्वालिटी के गुड्स खरीदता है, तो कोई एकदम लो क्वालिटी के गुड्स खरीदता है। तो ये कंप्लीटली चॉइस है किसका? बायर का। इस वजह से क्वालिटी और फिटनेस को लेकर के कोई इम्प्लाइड कंडीशन सेलर पर नहीं होती। ये कंज्यूमर क्या डिमांड करेगा उसके हिसाब से काम करता है ना? तो वैसे देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। ये क्लियर हो गया? और ये क्यों है ऐसा, ऐसा भी क्लियर हो गया? समझ रहे हो क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि वो बायर के प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। इसके कंज्यूमर प्रेफरेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, बरोबर। बस वही है ये चीज। कंज्यूमर के प्रेफरेंस पे या चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो किस क्वालिटी के गुड्स खरीदना चाहता है, बहुत ही अच्छे या बहुत ही खराब या तो मॉडरेट, वो जो भी चॉइस है वो उसका। इस वजह से सेलर के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है कि वो हमेशा किसी बायर को हाई क्वालिटी गुड्स ही प्रोवाइड करे। इस वजह से ये इम्प्लाइड कंडीशन सेलर पर अप्लाई नहीं होती। देखो, मैं रोज रोज आकर ये नहीं बता सकता कि कंडीशन और वारंटीज का मतलब क्या है, तो रिकॉल खुद से करना पड़ेगा। पढ़ रहे अभी भी कंडीशंस, क्या पढ़ रहे? और हम के ऊपर लगा रहे हैं ये सब कंडीशंस सेलर के। ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेलर की। इवन ऐसे क्वालिटी और फिटनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आती है सेलर के ऊपर। मगर वो क्या बोल रहे हैं कि इम्प्लाइडली डायरेक्टली सेलर को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, बिकॉज अगेन वही सेम बात रिपीट, ये डिपेंड करता है कंज्यूमर के चॉइस पर, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस पर, कंज्यूमर पेइंग कैपेसिटी पर, कि वो किस क्वालिटी के गुड्स खरीदना चाहता है। अब ये तुमको भी मालूम है कि साबुन बहुत लो क्वालिटी का भी आता और बहुत महंगे साबुन भी आते हैं, है ना? तो इसमें वेरिएशन है। कल अपन ने ऑयल का एग्जाम्पल देखा, उसमें भी वेरिएशन है। तो वो सीधा सीधा कंज्यूमर का चॉइस है। फिर गेहूं एक चीज ले लो, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग वेराइटी है। कुछ गेहूं 22 रुपए किलो से चालू होते हैं, तो मैक्सिमम जा सकते 65 रुपए 70 रुपए किलो के भी गेहूं मिलते हैं। बहुत वेराइटी। पॉइंट क्या है? ये सब कुछ डिपेंड करेगा बायर के ऊपर। इस वजह से सेलर पे कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस कि वो हर बायर को हाई क्वालिटी गुड्स ही दे। ये उसके ऊपर बिल्कुल भी अप्लाइड नहीं। लेकिन ऐसा अपन नहीं बोल सकते कि फिर तो, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि कोई इम्प्लाइड कंडीशन है ही नहीं क्वालिटी और फिटनेस को लेकर, फिर तो सेलर सड़ा हुआ माल भी बेच पाएगा। समझा क्या? तो इस चीज का एक डायरेक्ट एक्सेप्शन है जो मैंने कल नहीं समझाया था, उसको ध्यान से सुन, कि एक मिनिमम क्वालिटी के गुड्स तो होने ही चाहिए जो कोई भी व्यक्ति कंज्यूम कर सके। क्योंकि जनरली कंज्यूमेबल्स के रिलेशन में अगर पढ़े तो दे मे प्रूव हजार्डस टू द पर्सन कंज्यूमिंग इट, मतलब वो उसके लिए बहुत गलत हो सकता है, उसके लिए कोई डिजीज पैदा कर सकता है, हजार्ड, हेल्थ हजार्ड हो सकता है। इस वजह से
ठीक है, बोले कि क्वालिटी को लेकर के एक्चुअली कोई कंडीशन सेलर पर अप्लाइड नहीं है, मगर हर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब भी किसी बायर को गुड्स दे तो एक मिनिमम क्वालिटी के गुड्स होने चाहिए, मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई करते। FSSAI एक मार्क है, तो फूड के लिए दिया जाता है ना, तो वो मिनिमम स्टैंडर्ड बताता है, कम से कम इतने स्टैंडर्ड के गुड्स तो होने ही चाहिए कि कोई भी आम से आम व्यक्ति अगर उसको कंज्यूम करता है तो उसको उससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझा? पक्का समझा? फिर उसके ऊपर जो क्वालिटी की बात होंगी उस मिनिमम स्टैंडर्ड के ऊपर, वहां पर फिर डिफरेंस डिपेंड करेगा कंज्यूमर पे। ओके, आ गया समझ में? समझा क्या मैंने क्या बोला अभी? अभी अपन ने अभी भी सिर्फ फर्स्ट लाइन ही डिस्कस किया है उसका। और पक्का? तो हमको लिखते वक्त पूरी बात लिखनी पड़ेगी, क्वालिटी और फिटनेस कहीं पर भी पूछा जाए तो हमको ये भी स्टेट करना पड़ेगा वहां पर कि क्वालिटी और फिटनेस को लेकर वैसे कोई इम्प्लाइड कंडीशन सेलर पर अप्लाइड नहीं है। लेकिन अगर सेलर इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई, सॉरी, बायर अगर इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, बायर ए बी सी तीन कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करता है, तीनों भी, तीनों में से कोई एक नहीं, तीनों भी, तो सेलर के ऊपर क्वालिटी और फिटनेस को लेकर के इंप्लाइड कंडीशन है। आया बाइफर्केशन समझ? ऑर्डिनरीली नहीं है, मगर अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई करी तो है, तब सेलर को फिर बहुत ध्यान रख करके बायर को गुड सप्लाई करने पड़े। आया समझ में? पक्का? अब जैसे हम बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज बिलोंग करते, तो हम जब भी कोई शॉपकीपर के पास जाते, हम उसको एक चीज मांगते हैं, वो व्हाट्सोएवर इट बी, XYZ कोई भी चीज मांगते, वो अपने को सबसे पहले एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बताता, बरोबर है? फिर हम उसको क्या बोलते, भैया थोड़ा सस्ता वाला आइटम है क्या इसके अंदर? हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा प्रेफरेंस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना, हमारा प्रेफरेंस है हमको ठीक ठाक एक प्रोडक्ट मिल जाए जो मीडियम क्वालिटी का भी चल जाएगा और उसका प्राइस थोड़ा कम हो। आया समझ? अब जैसे वॉशिंग मशीन की वेराइटी, टीवी की वेराइटी, आंसर, टीवी के केस में टीवी 20,000 का भी आता है, तो एक टीवी मैंने देखा है 75 लाख रुपए का भी है। समझ रहा है? तो 20,000 से लेकर के 75 lakhs तक के टीवीज की रेंज है। सोच रहे हो तुम अभी ये बात को कि कितना एक्सपेंसिव हो सकता है कोई चीज? तो ऑब्वियसली जब कोई 75 lakhs पे करेगा तो उसको बेस्टम बेस्ट क्वालिटी मिल रही हर केस में, हर एक सिचुएशन में। और जो 20,000 वाली टीवी खरीद रहा है उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता 75 lakhs वाली। आया क्या समझ? तो हमेशा बायर अपना बजट तय करके जाता और उस हिसाब से वो प्राइस डिफाइन करता जब वो सेलर से कोई खरीद रहा होता है। तो सेलर उसको हमेशा थोड़ी महंगी चीज पहले बताता, फिर बायर बोलता कि भाई देखो मेरा इतना बजट नहीं है, तो अगर कोई कम रेंज का होगा तो आप मुझे बता दो। फिर सेलर शुरू करता थोड़ी सी मीडियम या उससे लोअर रेंज बताना, बरोबर है? चेंज हो गया। तो अब सेलर पे आप बोल सकते हैं कि क्वालिटी और फिटनेस साइड है नहीं, इस यहाँ पर बायर प्रेफरेंस चेंज कर रहा है। आ रहा समझ? फिर अगेन बहुत सी बार ऐसा भी देखने मिलता कि सेलर समझाता बेचते वक्त, आप देखो ये चीज लेकर जा रहे हैं लेकिन इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, तब भाई ये चीज कितनी चलेंगी, कितनी अच्छी चलेंगी, मैं कुछ बोल नहीं सकता। आया क्या समझ? तो फिर उस सिचुएशन में फिर भी अगर बायर जिद कर रहा है कि नहीं नहीं मेरे को ये दे दो मैं देख लूंगा, तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन? बायर। कि बायर जिद कर रहा है वहां पर, मैंने कल भी ये समझाया था कि ये सब कुछ बायर की जिद है। क्या आ गया समझ अभी अच्छी से? बेसिक समझा? देखो ये बेसिक हमको केवी टेम्पटर में काम आएगा, इसके लिए मैं फिर से रिपीट किया उसको, था दिमाग में। अब अपन जब बोल रहे हैं कि क्वालिटी और फिटनेस की कंडीशन, वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने पर अप्लाई होंगी। तो तीन कंडीशंस क्या क्या है और क्यों वो तीन कंडीशंस इम्प्लाइडली क्वालिटी और फिटनेस को अप्लाई कर देती? पहली कंडीशन अपन ने जो कल पढ़ा था, द बायर मस्ट मेक नोन टू द सेलर द पर्पस फॉर विच ही इज बाइंग दी गुड्स। बायर सेलर को बताएगा कि भाई वो किस पर्पस के लिए ये गुड्स खरीद रहा। आया? नहीं दिया? किस पर्पस के लिए द बायर इज बाइंग दी
गुड्स, ये बायर बता देता सेलर को। अब ये अगर कंडीशन बायर सेटिस्फाई कर रहा है तो बायर कहीं ना कहीं सेलर पे क्या शो कर रहा है, डिपेंडेंसी और ट्रस्ट, कि भाई मैं पर्पस बता दूंगा, तू मुझे उस पर्पस को सेटिस्फाई करने वाले सूटेबल गुड्स बता। ये मतलब है उसका, मेरा मेरा पर्पस क्या है मैंने शो कर दिया, मैंने बता दिया, उस हिसाब से वो गुड्स बताएगा। मैंने गुड्स बोले क्या डायरेक्टली नहीं, आया समझ में? तो इस स्टेटमेंट से क्या समझ आता है कि ट्रस्ट है, बायर को कहीं ना कहीं बायर डिपेंडेंसी शो कर रहा है ऑन दी सेलर, मैं निर्भर हूं तेरे ऊपर, तू जो बताएगा मैं उसी में से कुछ चुनूंगा। सेकेंड कंडीशन, बायर रिलाय कर रहा है सेलर और सेलर के स्किल और जजमेंट पर। तब बायर क्लियरली सेलर को बोल रहा, मैं तेरे स्किल और तेरे जजमेंट के हिसाब से गुड्स खरीदूंगा, मैं बीच में कुछ बोलने वाला नहीं। तो मैं अपना स्किल और अपना जजमेंट यहाँ पर यूज नहीं करूंगा। अगेन इससे क्या शो हो रहा कि बायर डिपेंडेंट है ऑन दी, और वो सेलर के स्किल और जजमेंट पर ट्रस्ट करता है। आया समझ? फिर थर्ड नंबर पे, कि जहां पर वो सेलर जो है वो उन्हीं गुड्स में डील करता है, वो कोई एरा गैरा नहीं है जो हल्कोंते गुड्स में डील कर रहा है, वो उन्हीं गुड्स में डील कर रहा है जो बायर को, और वो नॉर्मल ऑर्डिनरी डीलर है इन दोज, समझ रहा है? तो ऑब्वियसली एक मेडिसिन सेलर को मेडिसिन का ज्यादा नॉलेज है, स्किल और जजमेंट अच्छी काय में रहेंगी, मेडिसिन। तो एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम वाले का उसका स्किल काय में रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में। समझ रहा? दे हैव टू चूज द राइट प्लेस एंड द राइट पर्सन, कि जिस पे आप डिपेंडेंसी शो करो। क्लियर है? श्योर? कि क्या होता, ह्यूमन नेचर है हमारा कि हम उस व्यक्ति से पहले जाकर डिस्कस करते जिसको उसके बारे में कुछ नॉलेज रहता नहीं, मगर वो फिर भी अपना नॉलेज बता देता है कि नहीं? तो गलत है ये। हमने किसके पास जाना चाहिए, ऐसे स्पेसिफिक पर्सन के पास में को उस पर्टिकुलर चीज का पूरा नॉलेज। तो बस वो थर्ड वाली कंडीशन में यही शो करना चाहते कि सेलर है हमारा, वो उन्हीं गुड्स में डील करता है और बहुत सालों से डील कर रहा है जो गुड्स अभी बायर को चाहिए। तो क्या बायर एक सही जगह पर गया गुड्स मांगने? 100%। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वहां पर सेलर के ऊपर इम्प्लाइड कंडीशन है एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। अब अगर सेलर ने कोई भी गड़बड़ गुड्स दे दिए बायर को, तो बायर उस गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, बायर वो सेलर को वापस कर, भाई सेलर देख मैंने तेरे पे ट्रस्ट किया, मैं सब कुछ तेरे हिसाब से किया, और अब प्रोडक्ट में कोई फ्लॉ निकला तो वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ आ गया? हाँ? अच्छी समझा पूरा? 16 सबसेक्शन 1। अब अपन थ्योरी पढ़ेंगे और जो एग्जांपल उसमें दिया हुआ है वो भी पढ़ेंगे। कंडीशन उसमें दो बार उन्होंने बताई है, एक बार ऊपर ABC करके बताई और फिर वापस से वो पैराग्राफ में सेम थ्योरी बताते हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या रहेंगी वो भी मैं तुमको भी बता दूंगा, ध्यान देना। However, the condition has to reasonable fitness for a particular purpose. रीजनेबल फिटनेस जो मैंने बोला ना, मिनिमम क्वालिटी के गुड्स होने चाहिए, तो उन्होंने बोला रीजनेबल फिटनेस, सॉरी, तो मैंने बोला ना अभी ये मिनिमम क्वालिटी के गुड्स होने चाहिए, तो वही है रीजनेबल फिटनेस। हाउएवर मतलब ये ऊपर की कंडीशन का एक्सेप्शन है। ऊपर डायरेक्टली बोल दिया उन्होंने कि इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस अप्लाई नहीं होती, लेकिन अब वो यहाँ क्या बोल रहे हैं, बोले इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी दे देंगे बायर को, बायर का भी ध्यान रखना सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेलर का वहां पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक रीजनेबल फिटनेस वाले गुड्स उसको मिलने चाहिए, बोले तो मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिटी को जो सेटिस्फाई करते हैं उतने गुड्स उसको मिलने चाहिए, ताकि उससे उसकी हेल्थ खराब ना हो या उसको कोई नुकसान ना। आया अभी समझ? पक्का? आगे, तो जैसे हॉट बैग्स आती, हॉट वाटर बैग्स, तो वो सेक करने के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर हॉट वाटर बैग अगर हॉट वाटर को होल्ड नहीं कर पा रही, तो वाटर बैग किसी काम की है क्या? कि उसका मेन पर्पज ही वही था और वही वो सेटिस्फाई। आया क्या समझ? फिर इसमें कभी कभी बायर गड़बड़ क्या कर देता, वो ज्यादा ही उकलता हुआ पानी उसके अंदर डाल देता जिससे वो थैली फट जाती। तो इसमें किसकी गलती हुई? बायर। आया क्या समझ? लेकिन अगर टेम्परेचर बताए गए थे, भाई इतने डिग्री से लेकर इतने डिग्री तक के ये वाटर बैग होल्ड कर लेगा, और उतने ही डिग्री में अगर बायर ने पानी डाला है, डिग्री समझ रहा है ना, टेम्परेचर की बात करें, उतने ही टेम्परेचर का पानी अगर उसने बायर ने उसमें डाला है, उस सिचुएशन में
सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी अगर कुछ भी हुआ उस वाटर बैग को तो। आया समझ और अच्छे से? So, however, the condition as to reasonable fitness of the goods for a particular purpose may be implied if the buyer had made known to the seller the purpose for which he is buying the goods and relied upon the skill and judgment of the seller to select the best goods, and the seller has ordinarily been dealing in those goods. वही तीन conditions है जो नीचे लिखी मैं बोला था, वो पैराग्राफ में भी लिख कर देते और अलग से भी लिखते हैं, तो बस अपने को कोई भी एक जगह ही लर्न करना है, वो दो दो बार लिखना नहीं पड़ता है। आ गया समझ? तो तुम्हारे मेन स्टेटमेंट्स क्या हो गए कि पहले तुम इसको शुरू करते हो क्या लिखेंगे कि भाई वैसे तो ऑर्डिनरीली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, बट हाउएवर देयर इज अ रीजनेबल फिटनेस की कंडीशन अप्लाइड ऑन दी सेलर। फिर देन यू विल बी राइटिंग कि भाई if the buyer satisfies three conditions then there is a quality and fitness का condition applicable on the seller। आ गया समझ? This implied condition will not apply if the goods have been sold under a trademark or a patent। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना कि रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर्स, हाँ, तो जैसे सैमसंग फोन के मैन्युफैक्चरर ऑब्वियसली सैमसंग वाले हैं, फिर उसका लेकिन एक शॉप रहता है जो उसको बेच रहा है, राइट, और फिर हम उसी शॉप से खरीदते हैं। यहाँ पर कितनी पार्टीज होगी बेटा, बहुत ध्यान से सुनना है, आगे की बात है ये जो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि वो स्टेटमेंट वहां यूज हुआ है। तो ये व्यक्ति इस दुकान पर जाकर डायरेक्ट बोलता मेरे को सैमसंग का प्रोडक्ट चाहिए, फिर अगर शॉपकीपर समझदार है तो एक स्टेटमेंट बोलेगा भैया देखो सैमसंग कुछ चीजों में बहुत अच्छा है, आप वो प्रोडक्ट्स लेंगे तो ठीक है, लेकिन आप जो प्रोडक्ट मांग रहे हो सैमसंग का उसमें सैमसंग अच्छा नहीं है। आ रहा है समझ में? अब वो कुछ भी हो सकता है, वो अपन प्रोडक्ट का डिस्कशन, कुछ भी हो सकता नहीं, तो उसमें सैमसंग की स्पेशलिटी नहीं है, पर बायर फिर भी इंसिस्ट कर रहा है उस शॉपकीपर को कि नहीं नहीं मेरे को सैमसंग कंपनी के ही प्रोडक्ट पसंद आते, मेरे पास हर एक चीज सैमसंग की ही है, तो मेरे को सैमसंग का ही प्रोडक्ट चाहिए। है समझ गया? शॉपकीपर ने उसको सैमसंग के ही आइटम्स बेचे, समझ गया? उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या प्रोडक्ट में फ्लॉ निकला, फॉल्ट निकला, शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मगर किसकी, और कंपनी, क्योंकि वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट देखकर नहीं खरीदा गया था, ब्रांड देखकर खरीदा। अब आया क्या समझ? भाई उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा कि अगर वो प्रोडक्ट ट्रेडमार्क और पेटेंट नेम से खरीदा गया है तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हम सेलर किसको कंसिडर करें यहाँ पर? हाँ, तुमने गलती मत कर देना, इसको सेलर कंसिडर करनी, अभी फिलहाल सेलर इसको नहीं बुला रहे, वो कंज्यूमर के हिसाब से सेलर दुकानदार रहता। आया क्या समझ में? सुन रहे हो? और एक बार लगे तो कि एनीथिंग दैट इज सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क दैट इज ब्रांड नेम और पेटेंटेड नेम, समझ रहा है, उसके तहत अगर कोई चीज बेची गई है तो वो शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी उस ब्रांड नेम की और ज्यादा से ज्यादा बायर में, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो सेलर है वो रिस्पॉन्सिबल, वहां पर सेलर के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई। आया समझ में? जी बोलो। तो वहां पर आपको ये शॉपकीपर हेल्प नहीं करेगा, हाँ हेल्प क्या करेगा, शॉपकीपर बोलेगा प्रोडक्ट हमारे पास छोड़ दो, हम आपको कंपनी से करवाते कुछ ना कुछ उसमें रिपेयर विपेयर या वारंटी वारंटी जो भी है, हम प्रोडक्ट रिप्लेस करके नहीं देंगे, हम हमारे जेब को चोट नहीं पहुंचाए कि ब्रांड नेम से खरीदा है आपने। आ गया अभी समझ? और देखो कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत शानदार निकल जाते हैं जिसका कोई ब्रांड तुमने सुना भी नहीं रहता, लेकिन वो बहुत ही शानदार निकल जाते, वो सालों चल जाते, मतलब वो परफेक्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है? नो इलेक्ट्रॉनिक आइटम इज मेड परफेक्ट, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परफेक्ट बनाने लग गए लोग, तो जो हालत इस कंपनी की हुई थी टपरवेयर की, वही हालत उन सबकी हो। मतलब इसका टपरवेयर फ्लॉप इसके लिए हुआ बाद में, पहले सक्सेस है बाद में फ्लॉप, क्योंकि उसके प्रोडक्ट इतने ज्यादा मजबूत है कि वो टूटते ही नहीं, होता ही नहीं, और जब उसको कुछ होगा ही नहीं तो लोग नया खरीदेंगे क्या, तो रिपीट ऑर्डर्स नहीं आते लोग टपरवेयर, क्योंकि उन्होंने शानदार प्रोडक्ट बनाया, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना उनके लिए एक सेटबैक हो गया, समझ रहा? वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का है, ये मोबाइल वोबाइल, अब ये मेरा मोबाइल चल गया काफी दिनों तक,
नॉर्मली अगर देखो तो कोई भी मोबाइल का एक रेंज है, एक वैलिडिटी का एक्सपायरी टाइम है, ठीक है, उससे ऊपर वो प्रोडक्ट चलता नहीं, उसमें कुछ ना कुछ इशू आते ही, 100% आता। बैटरी प्रॉब्लम आएगा, स्क्रीन प्रॉब्लम आएगा, हैंग शुरू हो जाएगा। मतलब वर्सेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाती कि बहुत ही सालों तक के टिक जाए, क्योंकि अगर कंपनी एकदम ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो 10-20 सालों तक चल रहा है, फिर कस्टमर रिपीट खरीदेगा क्या? और कस्टमर रिपीट नहीं खरीदेगा तो ये कंपनी प्रॉफिट्स कैसे बनाएंगी, ये बेचेंगी कैसे अपने प्रोडक्ट? भी ऐसे भी होता, लेकिन हाँ ऑब्वियसली इस पार्ट को इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ, समझा? लेकिन आगे, ओके, आगे तो the following conditions are fulfilled, अपने को ही पढ़ना है। There is an implied condition on the part of the seller that the goods supplied shall be reasonably fit for the purpose for which the buyer wants them, provided the following conditions are satisfied। तो जो मिनिमम क्वालिटी या बोलो रीजनेबल फिटनेस वाली जो कंडीशन है वो कब अप्लाई होंगी, हम वो पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए अगेन 3 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है। द बायर शुड हैव मेड नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच ही इज बाइंग दी गुड्स। इसका मतलब हो गया बायर ने सेलर को गुड्स का पर्पस बताया है, आया, और बायर गुड्स का पर्पस बता करके सेलर के ऊपर डिपेंडेंसी शो कर रहा है। तो बायर शुड हैव मेड नोन टू द सेलर द पर्पस फॉर विच ही इज बाइंग दी गुड्स। समझ गया? तो अगर किसी बायर ने जाकर के डायरेक्ट प्रोडक्ट डिमांड किया है सेलर से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों? पर्पस नहीं बताया, डायरेक्ट प्रोडक्ट बताया। जरा जल्दी बोलो, डायरेक्ट क्या बताया? प्रोडक्ट, मेरे को ये दे दो, ऐसा बोला उसने। तो यहाँ पर पर्पस नहीं बताया, तो डिपेंडेंसी खत्म, कंडीशन खत्म, और कंडीशन खत्म तो कोई रीजनेबल फिटनेस की कंडीशन यहाँ लगने वाली। पाया समझ? नेक्स्ट, द बायर शुड रिलाई ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। के ऊपर डिपेंडेंट है बायर, सेलर के स्किल और सेलर के जजमेंट पर। आगे, द गुड्स मस्ट बी ऑफ अ डिस्क्रिप्शन डील्ड इन बाय द सेलर। मतलब गुड्स उस डिस्क्रिप्शन के होने चाहिए जिसमें सेलर डील करता, ऑर्डिनरी डीलर होना चाहिए। समझ आया क्या? आज भी ऐसी पुरानी दुकानें अपने शहरों में होती है, को जिस पर विश्वास है, क्यों? क्योंकि वो उस प्रोडक्ट में बहुत जमाने से डील, क्या का मतलब उनका वो प्रोडक्ट में एक स्पेशलाइजेशन सा हो गया, ऐसा अपन बोल सकते हैं। आगे डन। तो वेदर ही बी अ मैन्युफैक्चरर और नॉट, अब वो उस चीज का मैन्युफैक्चरर है या नहीं है उससे मैटर नहीं करता, ये चीज मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता? वो उस चीज में डील करना चाहिए। आया क्या समझ? और वो भी ऑर्डिनरी डीलर चाहिए। कल दुकान लगाया उसने उस चीज की और आज ऑर्डिनरी डीलर बता रहा खुद को, बहुत ही चार बता दे रहा, ऐसा चलेगा नहीं। काफी समय से उस प्रोडक्ट में डील कर रहा होगा, उस प्रोडक्ट रेंज में डील कर रहा होगा, तो उसको हम एक ऑर्डिनरी डीलर, क्या समझ पूरा का? तो तुमको केसेस कैसे पूछते हो? केस में वो ये वर्ड्स का इस्तेमाल कर दे। केस में डायरेक्टली बोल देंगे द सेलर इज एन ऑर्डिनरी डीलर इन दोज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तब बोल देंगे। हमारी एक कंडीशन तो वैसे ही सेटिस्फाई हो। अब तुमको देखना है बाकी की दो, बायर ने रिलाई किया या नहीं किया, और बायर ने पर्पस बताया या, और अगर तीनों सेटिस्फाइड है, सेलर पे इम्प्लाइड कंडीशन लगेंगी एज टू क्वालिटी और फिटनेस, तब सेलर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। और अगर तीनों में से मैंने बोला एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधा बायर की ही है। आ गया आप समझ में? अब नहीं बोलूंगा वापस, मालूम है इरिटेट हो रहा वो, लेकिन मेरे को तुम्हारे दिमाग में घुसाना जरूरी है। आगे, इन सम केस द पर्पस मे बी असर्टन फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पर्पस असर्टन किए जाते हैं, मतलब डायरेक्टली मुंह से नहीं बोले जाते। जैसे अगर मैं किसी से जाकर के मॉर्टिन मांग रहा हूँ, तो पर्पस उधर ऑब्वियस है बहुत। ये पर्पस मेरे को बताने की जरूरत नहीं है इसको, सेलर को, कि मैं मॉर्टिन का कॉइल क्यों खरीद रहा, ऑब्वियसली मच्छर मारने के लिए। आया समझ में? या फिर मैं रेड बेगॉन क्यों खरीद रहा हूँ, तो उसके दो पर्पस है, कॉकरोच मारने के लिए और मच्छर मारने के लिए, और इवन कीड़े मारने के लिए, ऐसा। लेकिन ये क्या मेरे को बताना पड़ेगा उसको? नहीं। ना ही वो बोलेगा कि भैया इसको ड्रिंक मत कर लेना, वो नहीं बोलने वाला है ऐसा, क्योंकि ये दोनों की बीच की जनरल अंडरस्टैंडिंग है। आया समझ में? आगे, लेकिन फिर भी डिस्क्लेमर पैकेट्स पर लिखे जाते हैं, कभी कभी फेस पर भी लिखे जाते हैं। जैसे तंबाकू वाली चीजों पर फ्रंट फेस पर ही लिखा जाता, वो भी लोग कंज्यूम करते। तो अब रिस्पॉन्सिबल कौन? वो तंबाकू बनाने वाली कंपनी? नहीं। आया समझ? सिगरेट के पैकेट देखे तुमने? क्यों देखे भाई तुमने सिगरेट के पैकेट?
वो क्या काम है सिगरेट के पैकेट देख। हाँ वेदिका, कौन सा सिगरेट का पैकेट देखा? टूटी। देखो सिगरेट के कोई भी पैकेट रहे सिगरेट का, उसके ऊपर अगेन सामने ही लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो भी लोग कंज्यूम, बिकॉज नेगेटिव पब्लिसिटी भी इज ऑल्सो अ पब्लिसिटी ना। और इंसानी फितरत जो उसको नहीं बोलते चीज करने का वो पहले करता है, बरोबर। बस वही चीज अप्लाई होती है यहाँ। तो कभी कभी कुछ चीजों का पर्पस बताना जरूरी नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल और है, पर ना ध्यान से सुनना, वो है एक बुक का पार्ट है, शायद तुमने कहीं पढ़ा भी है, या तो इधर आएगा। तो सिगरेट एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्या वो इलीगल प्रोडक्ट की कैटेगरी में है? सिगरेट वैलिड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में भारत सरकार अलाउ करती है सिगरेट बेचना 28% जीएसटी के साथ। मतलब उससे रेवेन्यू बहुत आता सरकार को भी, गवर्नमेंट को। सिगरेट कहीं बैन नहीं है, सोच लो पूरे देश में कहीं पर भी सिगरेट बैन नहीं है, बस रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है जहां पर आप सिगरेट नहीं फूंक सकते, लेकिन सिगरेट बैन प्रोडक्ट नहीं। करेक्ट, बरोबर है, श्योर। अब जो सिगरेट कंज्यूम करने वाले लोग हैं वो सिगरेट कंज्यूम क्यों करते हैं? के लिए तो उसमें मजा आता, फूफू करने में मजा आता, बराबर है कि नहीं? तो उनको वो प्रोडक्ट से अगर वो सेटिस्फैक्शन ना मिले, समझ रहा है, स्मोक करने से जो सेटिस्फैक्शन आमतौर पर मिलता है, अगर उस बायर को उस प्रोडक्ट से सच में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो प्रोडक्ट वो वापस कर सकता है। हमारा क्या समझ, ये लिटरल है। देखो, लोग दारू क्यों पीते, अल्कोहल क्यों कंज्यूम करते? नशा करने के लिए, लेकिन उससे नशा हो ही नहीं रहा, तो वो प्रोडक्ट वैलिड प्रोडक्ट, क्योंकि जो उसका पर्पज है वो पर्पज सेटिस्फाई। अब आएगा समझ। अब ये लगता बहुत सुनने में जोक, लेकिन ये लिटरल है, ये सच है, ये सच में है। आप केस कर सकते हो, और लोगों ने कंज्यूमर केसेस किए हैं कि ये वाली अल्कोहल या लिकर कंज्यूम करने से हमको कुछ भी असर नहीं हुआ, या फिर ये वाला हमको सिगरेट कंज्यूम करने से हमारे पे कोई असर। सिगरेट में भी बहुत सारी वेराइटी रहती बोला, एक ही कंपनी। काटी तू क्यों मुंडी हिला रहा बेटा, तेरा तो काम है बताना। अलग अलग फ्लेवर्स भी आते हैं उस सिगरेट्स में भी, और अलग अलग रेंज भी आती है, ज्यादा नशे वाली, कम नशे वाली, माइल्ड वाली, स्ट्रॉन्ग वाली, सब आते। तो जो प्रोडक्ट खरीदा है अगर वैसा कुछ ना हो, पर्पज सेटिस्फाई ना हो, तो बायर कंज्यूमर केस 100% कर, और करे लोगों ने, क्या भी तू भी करना। In some case, the purpose may be ascertained from the conduct of the parties or from the nature of the goods sold, where the goods can be used only for one purpose. यहाँ पर गुड्स का प्रयोग सिर्फ एक ही पर्पस के लिए किया जा सकता है, वहां पर पर्पस बताने की भी जरूरत। समझ गया? अपन ने कुछ प्रोडक्ट डिस्कस किए, जैसे झाड़ू, झाड़ू का एक ही पर्पस है, झाड़ू के लिए मतलब साफ सफाई ना बट्टर। दूसरा, मॉर्टिन का एक ही पर्पस है, मच्छर मारने के लिए, जलेबी के लिए नहीं। हाँ, तो where the goods can be used only for one purpose, the buyer need not tell the seller the purpose for which he requires the, सर पर्पस बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर्पस ऑब्वियस है। वहां आप कंडीशंस कितनी सेटिस्फाई करनी है? दो, सेकंड और थर्ड। आ गया समझ? तो और बहुत सारी बातें एक ही याद रखनी पड़ेंगी, सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? सॉल्व करते वक्त चेक करना पड़ेगा कि अगर पर्पस दिख रहा नहीं तो, लेकिन तुमको ये देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट सिंगल पर्पस वाला प्रोडक्ट है या नहीं। कि अगर वो सिंगल पर्पस वाला प्रोडक्ट है तो पर्पस बताने की जरूरत, पर्पस वाली कंडीशन पे तुमको ध्यान नहीं देना है, फिर बाकी की दो कंडीशंस पे। आ गया क्या समझ में? आगे बढ़ो फिर अब। तो एग्जाम्पल 11, ए बॉट अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ, बत्तीसी समझती ना, हाथ लगा देना तो फॉल्स टीथ। तो फ्रॉम बी अ डेंटिस्ट, इतने में बहुत सारी बातें आ जाती। देखो, ए क्या खरीद रहा? सेट ऑफ फॉल्स टीथ। फॉल्स नेगेटिव वर्ड नहीं है यहाँ पर, उसका नाम ही फॉल्स टीथ।
ठीक है, हाँ, वो 32 को फॉल्स टीथ ही बुलाते हैं. ओके, A bought a set of false teeth from B, a dentist. डेंटिस्ट मेरे को बता ऑर्डिनरी डीलर है कि नहीं उसमें? पक्का? कितनी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? तीनों हो रही. अब ये क्या शौक के लिए 32 ही खरीदेगा? नहीं होंगी जब ही खरीदेगा, या दांत खराब हो गए होंगे तभी खरीदेगा. तो पर्पस तो ऑब्वियसली 32 का एक ही है, एक ही पर्पस है. दूसरा उसने वहां पर किस किस के लिए और जजमेंट पे डिपेंड करेगा, डेंटिस्ट के, डॉक्टर है वो. तीसरा डेंटिस्ट ने ही बना कर दिया, वो ही बना कर देते, तो ऑर्डिनरी डीलर हुआ कि नहीं. आगे, बट द सेट वॉज नॉट फिट फॉर एज माउथ. ये किसकी गलती है? डेंटिस्ट की, सेलर. बट थोड़ी तो इज्जत दे दो. हाँ, डेंटिस्ट की गलती है. समझ आया क्या? पता है कौन ऐसे? पता चले. खिड़कियां है क्या तेरे दांत में? हो गया, इमे क्या. आगे, तो ए रिजेक्टेड द सेट ऑफ टीथ, सही किया उसने, एंड क्लेम द रिफंड ऑफ प्राइस, ये भी सही किया उसने. इट वॉज हेल्ड दैट ए वॉज एंटाइटल्ड टू डू सो, मतलब राइट है ए का, ऐसा करने का अधिकार है उसका. द ओनली पर्पस फॉर विच ही वांटेड द सेट ऑफ टीथ वॉज नॉट फुलफिल्ड. किस बात? समझ गया? एग्जाम्पल 12. A went to B's shop and asked for a Merit sewing machine. Merit is a brand name. क्या? जैसे मार्शल के स्पीकर्स आते हैं, मार्शल मालूम? एक मर्फी करके रेडियोज आते थे, मर्फी पुरानी कंपनी, बहुत पुरानी. तो ये ब्रांड नेम्स है. ठीक है, उसी तरीके से एक स्यूइंग मशीन है, सिलाई मशीन, जो मेरिट के नाम से फेमस है. बी गेव ए द सेम एंड ए पेड द प्राइस. समझ गया? तो ए ने डायरेक्टली जाकर बी को क्या बोला, मेरे को मेरिट सीइंग मशीन चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं देखना, मेरिट सीइंग. डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल के दे दिया, पैसे ले लिए. हु इज रिस्पॉन्सिबल? बायर. व्हाई सो? बिकॉज बायर ने पेटेंट नेम और ट्रेडमार्क नेम या बोलो ब्रांड नेम से चीज खरीदी है. आ गया समझ? तो ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रहेगा? मेरिट मशीन रहेंगी और बायर. सेलर की कोई जिम्मेदारी, कोई शॉप वाला एग्जाम्पल. ठीक है, पढ़ लो. So A paid the price. A relied on the trade name of the machine rather than on the skill and judgment of the seller. B. Trade name पे. In this case, there is no implied condition as to fitness of the machine for the buyer's particular. पे कोई सेलर पर कंडीशन अप्लाई क्वालिटी और फिटनेस की नहीं होगी. आ गया समझ? दोनों एग्जांपल्स अच्छे दिए उन्होंने. नेक्स्ट, एज अ जनरल रूल इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू एग्जामिन द गुड्स. हाँ, अब ये अगेन एक और रूल वो बता रहे कि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स को एक बार खरीदने से पहले एग्जामिन करे. एग्जामिन करने को हमने क्या वर्ड पढ़ा है पहले? हाथ ऊपर, कमेंट सेक्शन में आंसर दे. यही दो. गुड्स को एग्जामिन करने का अपन ने पहले एक शब्द पढ़ा है, उसको क्या बोलते हैं? हाथ ऊपर बोल. असर्टेनमेंट. वेरी गुड. असर्टेनमेंट मतलब देखना, जांचना, एक बार यूज करके देखना. वैसे मोबाइल की एग्जांपल याद है खरीदते वक्त, तो एक बार पहले पूरा प्रोडक्ट अपने सामने बॉक्स ओपन करके चेक करते. क्रोमा का एग्जांपल दिया था, याद आया पूरा? तो बस दैट इज नथिंग बट एग्जामिनेशन. मगर अपन ने कल में एक चीज और पढ़ी, जूते का एक एग्जाम्पल पढ़ा था, तो उसमें एग्जामिनेशन भी दो प्रकार के पढ़े. एक रीजनेबल एग्जामिनेशन बोले तो जो ऊपरा ऊपरी दिख जाए, और एक एक्सपेरिमेंटल एग्जामिनेशन, मतलब जिसके लिए कुछ तो उसके ऊपर साइंटिफिक या फिर टेक्निकल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तो वो प्रोडक्ट का डिफेक्ट समझ में आए. समझा? ऊपरा ऊपरी डिफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बायर की. मैंने कल समझाया था ये बात. लेकिन इंटरनल डिफेक्ट या कोई ऐसे डिफेक्ट जो बायर के लिए इजीली ट्रेसेबल नहीं है, उन डिफेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर भाई साहब. क्या आगे पढ़ते फिर आगे. अब so as a general rule it is the duty of the buyer to examine the goods thoroughly बोले तो अच्छे से, before he buys them, in order to satisfy himself that the goods will be suitable for this purpose for which he is buying them. This is known as the rule of KVA tempter, which means let the buyer be fair. That's beware. सर उसको
पढ़ते वक्त अभी के लिए बी अवेयर भी पढ़ सकते हो कि बायर अवेयर होना, समझ गया? पक्का। तो जब लोगों के दरवाजों पर लिखा होता है डॉग इनसाइड, बीवेयर ऑफ डॉग्स, और तुम जा रहे हो अंदर और तुमको कुत्ते ने काट लिया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तुम रिस्पॉन्सिबल है पक्का? बदला लेंगे क्या कुत्ते से? काट लेना उसको। श्रेया, ठीक है बेटा, किया क्या तूने ना बेटा? ये छोटे बच्चे का एक वीडियो था, वो पहले एक वायरल वीडियो है, उसके अंदर है, देखा है क्या तुमने? वो कुत्ता पहले काटता है और फिर बाद में कुत्ते को ऐसे गर्दन से पकड़ के हाँ। तेरे घर पे है ना कुत्ता, डॉगी? क्या नाम है उसका? नाम नहीं है उसको? बेनाम है बेचारा, हे भगवान। तो और लूसी, की ऑब्वियसली लड़की है, तब डॉगी है। नहीं नहीं, हिंदी में मत बोलना, गलत हो जाता। हिंदी में इट साउंड्स, कुत्ती बोलेंगे अच्छा नहीं लगता, अलग साउंड कर रहा है, ऐसे गाली दे रहे जैसा लगता। कुत्ता नहीं अच्छा लगता हो। डॉग, डॉगी, फीमेल डॉग, शुगर कोटेड। पर है ना तुम, ये फैमिली मेंबर है ना वो? कितने लोगों के पास में डॉगी घर पे? बोला ना, मैं सब गरीबों को पढ़ा रहा हूँ। मेरे घर पे भी नहीं है, मैं भी गरीबी हूँ। तुम्हारे घर वाले तुमको पाल रहे हैं, पेडिग्री खिला रहे हो तुमको। तो एक अमीर है थोड़ा सा हमारे यहाँ पे, ब्रीड बता दे अब उसकी। एक साइबेरियन है, दोनों भी एसेट है वो एक्चुअली, मेंबर से ज्यादा, फैमिली मेंबर से ज्यादा एसेट कॉलम में है। साइबेरियन बहुत महंगे आते हैं। तो एज क्या है दोनों की? 4 4 साल के हो गए क्या? अब बुढ़ापा आएगा फिर थोड़े दिन बाद। अभी तो यंग है, हाँ, अभी तो काम के है वो। तो एक्रीशन को याद है, समझाया हुआ है ये वर्ड एक्रीशन? अरे क्या बात कर, क्या बात कर रहे हो? पढ़ेंगे अपन आज। अब फिर पेलमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, अगेन सेल्स ऑफ गुड से रिलेट करेगा, इसके लिए पढ़ा देता हूँ मैं। तो मान लो राठी जी, राठी जी को बाहर गाँव जाना था पूरे परिवार को। राठी जी के हमारे पुराने संबंध है। राठी जी बोले हमारे दोनों भी कुत्तों को तुम संभालो, मत सॉरी, फैमिली मेंबर्स को तुम संभालो। मजा आया? दोनों भी, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि उस फेज में कुछ हुआ जिससे प्रेग्नेंट हो गई, समझ रहे तुम बात? उस वजह से अब वो उसी फेज में मान लो बच्चे भी हो गए, ज्यादा दिन के लिए गए राठी जी बाहर घूमने, 2 4 महीनों के लिए चले गए ऐसा बोल लो, भाई वहां पर बच्चे हो गए, ऑब्वियसली बच्चे भी वही ब्रीड के होंगे, साइबेरियन, है कि नहीं? अब बच्चे हुए 7, 5 से 7 ऐसा, समझ रहे तुम बात को? अरे सुनो, आगे की बात बहुत इंटरेस्ट। अब राठी जी ने क्या, मेरे को वो दोनों कुत्ते बेचे थे, गिफ्ट दिए थे, सिर्फ ध्यान रखने के लिए दिए थे, हमारे बीच बेलमेंट था, ही वॉज द बेलर एंड द बेली, करेक्ट। अब उस दौरान लेकिन क्या हो गया, एक्रीशन, मतलब वो जो 2 गुड्स आए थे पहले, वो अब 7 में बदल गए। न्यूक्लियर फैमिली हैज टर्न्ड इनटू जॉइंट। जॉइंट नहीं बोलेंगे उसको, अभी भी न्यूक्लियर ही है, बट एक स्मॉल फैमिली थी जो लार्ज फैमिली में कन्वर्ट हो गई, बरोबर है? अब जब राठी जी वापस आए, मैंने 5 मेंबर्स के बारे में बताया नहीं, 2 मेंबर लौटा दिए हुए। आया क्या कुछ समझ? सही किया गलत किया? सही किया, बहुत गलत किया मैंने। क्या क्या? क्योंकि बेलमेंट का कंसेप्ट बोलता कि
कि अगर बेलमेंट के अग्रीमेंट के दौरान या बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर कोई भी अक्रीशन होता है, एक्रीशन का मतलब देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्ट, जो ऑब्वियसली सिर्फ इस केस में पॉसिबल है, लिविंग प्रोडक्ट्स के केस में पॉसिबल है। तो अगर कोई इंक्रीज है तो वो इंक्रीज भी मुझे लौटाना पड़ेगा टू द रिस्पेक्टिव बेलर, क्योंकि उसकी ओनरशिप है, उसी का अधिकार है। बरोबर है। तो अब लोग करते क्या मालूम है क्या? बेचते और बहुत महंगे बिकते। क्या क्या बहुत ज्यादा महंगे बिकते। तो दाढ़ी जी ने एसेट कॉलम में लिखा हुआ है साइबेरियंस को कि वो और एसिड बनाएंगे और जब वो और एसिड बनाएंगे तो उनको, तो की एक और खास बात है। नहीं नहीं, वो लॉयल्टी वाली बात नहीं है, वो सबको मालूम है कि अगर मदर के सामने अगर वो कुत्ते को तुमने बेचा तो बहुत गुस्सा करेंगी। जो माँ है के सामने, आंखों के सामने जाते हुए दिखाया तुमने डॉगी को, तो फिर बहुत खौल जाएंगी। लेकिन अगर वो 5 में से एक भी उसके पीठ पीछे गायब हो गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आया क्या समझ में? कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने देखा नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। वो बोले हाँ ठीक है, क्या है, 4 है ना अभी परपेचुअल सक्सेशन डॉगीज में कम, डॉगीज में गो, बट इट डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ डॉगी। ठीक है, बट समझा तुमको? दैट्स एक्रीशन, एक्रीशन डन। एक्सपेंसिव डॉगीज, डॉगीज को गुड्स में काउंट करोगे कि नहीं? अरे एक पेट शॉप वाले का डॉग है, पेट शॉप है, पेट शॉप है, इज इट गुड्स और नॉट? यस इट इज गुड्स, गुड्स है। क्या काट के खा लो। आगे, this is known as rule of caveat emptor, which means let the buyer beware, 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 be aware, aware मत करो। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, तो मैंने तुमको थोड़े दिन पहले मर्केंटेबिलिटी का मतलब समझाया था। मर्केंटेबल क्वालिटी का मतलब होता कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो मुझे वो प्रोडक्ट ऐसी सफिशिएंट क्वालिटी का मिलना चाहिए कि मैं उसको आगे भी बेचूं तो आसानी से बिक जाए। क्या? दैट्स कॉल्ड एज मर्केंटेबल। So where goods are bought by description from a seller, goods are bought by description. आगे, from a seller who deals in those goods of that description, मतलब again seller क्या है? Ordinary dealer. Very good. Whether he is the manufacturer or producer or not, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो manufacturer है या नहीं। There is an implied condition that the goods shall be of merchantable quality, that the goods shall be of, ब्रैकेट में लिखो, मैं बता रहा हूँ, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। एक मेरे दिमाग में सवाल आया जो ऑब्वियसली लॉ से रिलेटेड नहीं है, इंग्लिश से रिलेटेड है। लिख लिया क्या? फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, ये लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाथ ऊपर, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। कमान, बहुत इजी है, मैंने बोल ही दिया एक तरीके से, तो स्ट्रेस देके। कहाँ है अपोजिट वर्ड्स? क्या? कौन से वर्ड्स? नहीं है, वो फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, वहां कुछ और। फ्री ह्यूमन क्वालिटी है, और वो किसको दे रहे? डिफेक्ट को दे रहे। अच्छा, अलिट्रेशन, करेक्ट आंसर। फ्री फ्रॉम, एफ और एफ का साउंड रिपीट हो रहा है। क्या मुंडे लारी बटे, पहले पूछा था तब तो बोले नहीं। अलिट्रेशन, द लेटर एफ, दैट इज साउंड ऑफ एफ इज रिपीटेड टू क्रिएट पोएटिक इफेक्ट। याद आया? क्या यार, क्या श्रेया है?
करा था क्या तुमने? अच्छी बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो मर्केंटेबल क्वालिटी का मतलब समझ आ गया। तो गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। आगे, देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस कंडीशन टू अप्लाई। गुड्स शुड बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, अंडरलाइन बाय डिस्क्रिप्शन। दूजा, द सेलर शुड बी अ डीलर इन दोज गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, इन द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। सेलर शुड बी द डीलर, मतलब कौन सा डीलर? ऑर्डिनरी डीलर, ड्रग डीलर नहीं। अरे 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 अरे, provided that if the buyer has examined the goods, provided that if the buyer has examined, बोले तो देखा है, परखा है, जांचा है, जांच लिए कुछ को, there shall be no implied condition as regards defects which such examination ought to have revealed। मतलब वो कौन से एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं? जनरल एग्जामिनेशन, मतलब जो डिफेक्ट्स ऊपरा ऊपरी दिख जाते हैं उनकी बात करें। अब ये प्रोडक्ट देखने के बाद में मैं इसमें क्या देखूंगा डियर? मैं इसके ऊपर स्क्रैचेस चेक करूंगा, ब्रेक चेक करूंगा, अब भाई स्क्रीन बरोबर है कि नहीं ये चेक कर लूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं स्क्रीन चला के देख लूंगा। लेकिन अगर इंटरनल सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स है तो वो इजीली ट्रेसेबल नहीं, वो मुझे यूज करते करते समझ आएगा। तो वो हो गया इंटरनल डिफेक्ट जो इजीली ट्रेसेबल नहीं है। और अगर कोई डिफेक्ट इजीली ट्रेसेबल नहीं है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर पे ही आती है। लेकिन अगर वो डिफेक्ट ऊपर से दिख रहा था फिर भी मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा तो इट नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इज ऑफ द बायर। सेम पॉइंट आगे। द एक्सप्रेशन मर्केंटेबल क्वालिटी दो नॉट डिफाइंड नेवरदलेस, नेवरदलेस connotes goods of such a quality, मतलब उसका मतलब बता रहे हो, goods of such a quality and in a such a condition that a man of ordinary prudence would accept them, would accept them। एक साधारण आदमी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे गुड्स होने, हमारे घर पे कभी कभी खाना बच जाता है क्या? रोज ही बचता हूँ, बचता ना? फिर मम्मी उसको कहाँ रखती? फिर उसको कितने दिन तक फ्रिज में रखते हैं? कभी कभी 4-5 दिन से भी ज्यादा हो जाता। उसके बाद फिर मम्मी उसको बाहर निकाल, फिर तुम बोलते मैं खाऊं क्या? फिर मम्मी बोलती नहीं। फिर तुम बोलते फिर फेंक देते। फिर मम्मी बोलती नहीं, किसी को दे दे। अब वो किसी को जिसको तुम दे रहे, वो इंसान नहीं है? जानवर को छोड़ के बोलो, इंसान है कि नहीं अगला? गरीब को भी दे रहे होंगे तो उसको तुम जो क्वालिटी के गुड्स दे रहे, क्या वो मर्केंटेबल है? मर्केंटेबल देना था अगर तो थोड़ा फ्रेश दे देते, या तो भैया एक आधी दिन चला गया तो भी वो प्रोडक्ट उतना सही रहता क्योंकि हमने घर में बनाया हुआ है। घर में बनाई हुई चीज टिकती है, अपने मानते भी, और अपन अपन खुद भी कंज्यूम करते हैं 1-2 दिन तक। जैसे अभी सत्तू बनेंगे, सत्तू सत्तू तो सत्तू टिकेंगे ना? कितने दिन तक चलने वाले? महीना चलता पूरा, पूरा महीना चलेगा। तेरे को मालूम नहीं फिर तो हाउ क्यों बोल रहा? वो बता क्या। नहीं, बोल बोल क्या खाना है तेरे को? हाँ मैं लेके आऊंगी। अनवी बोल रही, अनवी सबके लिए लाएंगी तेरे को छोड़ के। देखो समझते हैं सत्तू, क्या रहते सत्तू? मिठाई रहती सत्तू, सत्तू मिठाई रहती। व्हाट इज दिस? जोशी तेरे को समझते सत्तू? तेरे यहाँ बनते हैं? तो तो सत्तू बनाते ही नहीं फिर? तिवारी, घर में बन रहे सत्तू कि नहीं? बन रहे कब? अभी? नेक्स्ट क्या? राठी जी खाते क्या तेरे को? थोड़े थोड़े तेरे को भाते हैं अनुज? अनुज भी लाइक
आगे चलो, एग्जाम्पल 13, मैं खिलाऊंगा बस तुमको, हमारे घर पे बनते हैं अच्छे बना, सबकी मम्मी अच्छे बनाती, मैं वो नहीं बोल रहा, मेरी मम्मी थोड़े ज्यादा अच्छे बनाती, हमारे यहाँ सबको डिस्ट्रीब्यूट होते हो, मेरी मम्मी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाती बिना पैसों से। हाँ क्या? If a person orders motor horns, if a person orders motor horn, motor horn बोले तो पॉम पॉम, वो बजाते नहीं क्या जोर जोर से, अलग अलग म्यूजिक में आता, ओ मोटर हॉर्न, फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हॉर्न्स, and the horns supplied are scratched and damaged owing to bad packing. He is entitled to reject them as unmerchantable. अरे भाई तुम कोई नई चीज ऑर्डर कर रहे हो और उसके ऊपर स्क्रैच दिखेगा तो वापस करेंगे कि नहीं? बस आगे, एग्जाम्पल 14, ए बॉट अ ब्लैक वेलवेट क्लॉथ फ्रॉम सी, कौन सा वेलवेट क्लॉथ, ये इधर पढ़ रहा मैं, एंड फाउंड इट टू बी डैमेज बाय व्हाइट एंड्स, मैंने कल बताया था कपड़ों पे भी दीमक लगती, फिर वो पेपर के जैसे फट जाता, held the condition as to merchantability was obviously broken, तो दीमक लगी हुई लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी, मर्केंटेबल है कि नहीं? नहीं, अबे नहीं है ना, हाउ कौन बोला, झूठे, हाउ बोले ना तुमने अभी, दीमक समझता तुमको इंग्लिश में, टर्माइट्स, माय गॉड। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले को कोई सेक्शन नहीं है तो हम इसको सिर्फ पढ़ेंगे, कंडीशन एज टू होलसमनेस, इन द केस ऑफ ईटेबल्स, खाने की बात हो रही, एंड प्रोविजंस, in addition to the implied condition as to merchantability, there is another implied condition that the goods shall be wholesome, shall be नीचे, A supplied F with milk, the milk contained typhoid germs, कौन से germs, F's wife consumed, तो हमें हर चीज वाइफ पे टेस्टिंग होती, हाँ, तो F's wife consumed the milk and was infected and died, दूसरे दिन ए नाचा, sorry, so F's wife consumed the milk and was infected and she died, held there was a breach of condition as to fitness and A was liable to pay damage, देखो भले ही दूध पुराना हो मगर दूध टाइफॉइड जर्म्स वाला नहीं होना, समझ आया? अरे हाउ के नहीं, ठीक है समझ गया ना, नॉन वेज खाने वालों में भी ये रहता, नॉन वेज नॉन वेज, वेज नहीं समझता, समझता क्या ये पूछ रहा, खाते क्या ये थोड़ी पूछ रहा, कौन लोग खाते हैं नॉन वेज, कौन सा, क्या खाते थे, चिकन मटन और बस, खत्म एंड, क्या क्या खाया हुआ है, बस चिकन और मटन, अकोला में खाएगा तुमने, अकोला में उसने खाया है, तूने क्यों नहीं खाया? अच्छा तब तुम्हारा इधर कोई खाता, कौन, राटी खाता क्या तू? आओ, राठी इतना रुक के बोला ना तूने, तू खाता, अंडे को मत गिनना नॉनवेज में अभी, अनुप क्या खाता, क्या क्या वेराइटी बता, फिश, सेम, सेम, बोल दू क्या? हाँ क्या, अरे अभी बोले तो बंद कर दिया, प्योर वेज रेस्टोरेंट, तू खा भी नहीं सकती अगर तेरे को खाना भी रहा तो, वो इधर ही अटक गया ना, तो उसमें भी है ये चिकन फ्लू होता ना, तो वो भी क्वालिटी के होने चाहिए, ग्रेड्स रहते उसमें भी,
अलग अलग। मटन के मांस में भी ग्रेड्स होते हैं, तो अगर वो उस क्वालिटी का है तो ही बेचना अलाउड है, नहीं तो वो गलत हो जाता बहुत। ठीक है, समझ गया पूरे? चलो एक बार सारे के सारे बताओ मेरे को। सबसे पहला कंडीशन एज टू टाइटल, जोर से बोलो। सेक्शन नहीं, सबसेक्शन सुनाई दे रहा था मेरे को, इसके लिए पूछा। 14A। दूसरा सेल बाय सेक्शन। नेक्स्ट बस सेक्शन। नेक्स्ट जोड़ दो उनको दोनों, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन एज वेल एज बाय सैंपल, वन एंड द सेम। सेक्शन 15। नेक्स्ट ये भगवान, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस 16 सबसेक्शन 1। ठीक है, उसके बाद मर्केंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी 16 सबसेक्शन। और आखिरी कंडीशन एज टू होलसमनेस, क्या है? होलसमनेस का मतलब होता वही, वो मिनिमम स्टैंडर्ड के गुड्स होने चाहिए। समझ में आया क्या? पक्का पक्का? देख लो देख लो, सोच लो सोच लो। चलो आगे बढ़ेंगे फिर। implied warranties. It is a warranty which the law implies into the contract of sale. हाँ मेरी बात सुन लो यार पहले, ये वारंटी वो नहीं है जो आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आती है। ये वारंटी बिल्कुल भी वो वारंटी नहीं है, प्लीज उसके साथ कंफ्यूज मत करना। वो वारंटी अलग चीज है, वो रिपेयर्स वगैरह के लिए होती है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। ठीक है, हाँ लेकिन उसको अपन एग्जाम्पल के लिए कैसे यूज कर सकते हो वो मैं समझा देता हूँ। कि कोई चीज के कोई प्रोडक्ट्स की गारंटी आती है और कोई प्रोडक्ट्स में वारंटी आती है, राइट? वारंटी वाले जो प्रोडक्ट्स है अगर वो विद इन वारंटी पीरियड खराब होते हैं तो उसका फ्री रिपेयर करके मिलता कंपनी। आ रहा है समझ में? आप वो प्रोडक्ट को वापस नहीं कर सकते, आपको फ्री रिपेयर मिलेगा प्रोडक्ट। आएगा समझ में? तो गारंटी का मतलब क्या रहता कि मैंने एक जैसे प्रोडक्ट खरीदा था, फिंगर्स कंपनी का माउस खरीदा था मैंने, रिचार्जेबल माउस, वो मैंने खरीदा था। वो रिचार्जेबल माउस पे गारंटी थी, क्या थी? कि अगर विद इन 1 ईयर अगर ये खराब हुआ तो रिप्लेस करके मिलेगा। तो मैंने कंपनी से रिप्लेसमेंट 2 बार करवाया, 2 बार। समझ में आया? तो रिप्लेस हो गया। ऑन दी अदर हैंड, अगर मुझे ऐसे ही प्रोडक्ट की वारंटी होती, वारंटी मिलती, वारंटी में मैं प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं करवा सकता, वारंटी में मैं रिपेयर करवा सकता। नाउ दैट वारंटी जो मैंने अभी एक्सप्लेन की और इस वारंटी का थोड़ा सिमिलैरिटी है। जैसे क्या, हमने जब बुक में वारंटी पढ़ा है तब हमने क्या पढ़ा कि उसमें आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल, प्रोडक्ट वापस। सेम केस जो अभी मैंने वारंटी पढ़ाई उसमें भी यही हुआ कि आप प्रोडक्ट को रिपेयर करवाओगे, रिपेयर फ्री में करवाएंगे ना, तो खर्चा किसको आएगा? कंपनी को आएगा ना, कंपनी के सर्विस सेंटर्स को खर्चा आएगा, वो आपको फ्री में रिपेयर करके देंगे। तो डैमेजेस ही क्लेम कर रहे हो तुम एक तरीके से। एट द सेम टाइम तो प्रोडक्ट रिप्लेस करवा पा रहे क्या? नहीं। तुम प्रोडक्ट दे पा रहे क्या, वापस कर पा रहे क्या? ये वारंटी के जैसा ही हुआ, इतनी सिमिलैरिटी है उसमें, मगर उसको कंफ्यूज मत करना है। क्या वो वर्ड्स का मतलब अलग अलग है। चलो आगे। The implied warranties. It is a warranty which the law implies into the contract of sale. In other words, it is the stipulation which has not been included in the contract of sale in express words. मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, मैंने बताया था ये। Conditions are the part of the contract. वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं, वारंटी इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होती है, तो उसमें एक्सप्रेस वर्ड्स में लिखी हुई। हाँ तो ऊपर से अपन पढ़ भी इम्प्लाइड वारंटीज रहे तो वो तो वैसे भी लिखी हुई नहीं रहेंगी। इम्प्लाइड का मतलब बाय कंडक्ट, क्या होता? बाय लॉ। बट द लॉ प्रिज्यूम्स दैट, प्रिज्यूम्स का मतलब होता है लॉ का एक प्रिजम्पशन है that the parties have incorporated it into their contract। मतलब लॉ प्रिज्यूम कर रहा है कि वारंटीज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मौजूद है। समझा क्या? प्रिजम्पशन लिखी हुई नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं है, मगर लॉ के हिसाब से वो कहीं ना कहीं है, ऐसा उनका बोलना है। पार्टीज के बीच में साइड वारंटीज होती। आगे, it will be interesting to know that the implied warranties are read into every contract of sale unless they are expressly excluded by the express agreement by the parties। तो implied warranties कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहीं ना कहीं उसका जुड़ा हुआ हिस्सा है, हिस्सा नहीं है, जुड़ी हुई है implied warranties। अनलेस एंड अनटिल implied warranties के लिए दोनों पार्टीज ने अग्री किया भाई नहीं
कोई इम्प्लाइड वारंटीज नहीं रहेंगी। आया क्या समझ में? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सॉरी वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस वाली चीज भी हो सकती है। और आखिरी डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। तो जैसे सिंपल है, सेलर और बायर के बीच में कहीं ना कहीं अग्रीमेंट में लिख दिया गया है कि कोई इम्प्लाइड वारंटी अप्लाई नहीं होगी, ऐसा लिखा है सेलर और बायर के म्यूचुअल अग्रीमेंट में लिखा। आया क्या समझ? उन्होंने आपस में डिस्कस करके एक्सप्रेसली मेंशन किया था कि कोई इम्प्लाइड वारंटीज यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगी, तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसा एक्सप्रेस अग्रीमेंट नहीं किया है तो फिर इम्प्लाइड वारंटीज कहीं ना कहीं प्रेजेंट है था। लेकिन ये बात भी भूलना मत कि वारंटीज का ट्रीटमेंट अलग है और कंडीशन का ट्रीटमेंट। The examination of 14 and 16 of the Sales of Goods Act 1930 discloses the following implied warranty. सबसे पहला, warranty as to undisturbed possession. What do you mean by undisturbed possession? मेरे पास में गुड्स है और मेरे को वो गुड्स का एंजॉयमेंट करते वक्त किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो मैंने रिसेंटली PlayStation 5 खरीदा, PS5 खरीदा, मैंने खरीद के घर पे लाया है, मेरे नाम पर है वो चीज, बिल उसका पे भी किया है। तो अब वो PS5 का जब मैं यूज करूंगा तो मेरे को बीच में आकर के कोई रोक, दैट्स अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। An implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of goods. Quiet बोले तो शांति से, ठीक है, quiet लिखा है, quiet नहीं, ठीक है, quiet, QUIE. That is to say, if the buyer having got possession of the goods is later on disturbed, मतलब जिसके पास, जिस बायर के पास में गुड्स का पोजेशन आ चुका है और उसका पोजेशन कोई आकर डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब बोले तो मांग रहा है उससे कि नहीं 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 ये गुड्स मैं लेके जाऊंगा, ऐसा, he is entitled to sue the seller for the breach of warranty. तो वो किसके ऊपर केस फाइल कर सकता? सेलर पे। तो याद करो अपन ने 14A पढ़ा, का सेक्शन क्या है? 14B है, ये रिलेटेड है रिलेटेड, क्लियर दिख रहा है। 14A में भी क्या हुआ था? ट्रैक्टर वाले एग्जाम्पल में चोरी का था ट्रैक्टर, खरीद लिया था बेचारे ने किसी ने, तो उससे तो वो छीन कर लेकर चले गया रियल ओनर, लेकिन बाद में उसने किस पे केस डाला, क्या क्लेम किया? जिससे उसने खरीदा था, छोटा था जो उसके अंदर उस एग्जाम्पल में। आया समझ? एक्जैक्टली सेम ही लिखा हुआ है कि अगर मैंने वो PS लाया और मैं यूज कर रहा हूँ, घर में खेल रहा हूँ, और बीच में ही कोई अचानक से आ गया और उसने वो PS उठा के बोला मैं लेके जा रहा घर पे, मैं केस किस पे फाइल करूँ? सेलर पे, जहां से मैंने वो चीज खरीदी। आ गया समझ? दैट इज नथिंग बट अधिकार ऑफ द बायर टू हैव अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन ऑफ द अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन ऑफ द गुड्स। समझ आया? एक ऐसी सिचुएशन बता दो जिसमें बायर का पोजेशन डिस्टर्ब कर सकते हैं, बताओ, अंदाजा है तुमको? कमान, ऐसा एक केस बताओ या फैक्ट बताओ या कोई सिचुएशन बताओ जिसमें बायर ने गुड्स खरीदने के बाद ही उसका आप पोजेशन डिस्टर्ब कर सकते। हायर परचेज वाले केस कैसे? बायर तो बायर ही हायर परचेज में, बस अभी पूरी तरीके से उसको ओनरशिप मिली, पोजेसर है, वो अपना गुड्स यूज कर रहा है, मे बी उसने कोई इंस्टॉलमेंट्स पे किए, जिस वजह से बैंक वो चीज उससे छीनने के लिए आ गई। अब इस केस में वो बायर किसी पे केस फाइल नहीं कर सकता, क्यों? गलती उसकी खुद की है। तो ये एक वैलिड ऐसा केस है जिसमें ऐसा हो सकता कि यहाँ पर बायर का पोजेशन डिस्टर्ब किया जा सकता। आया क्या समझ? हायर परचेज बहुत अच्छे से समझाया था, EMI वाला केस था। तो इफ यू डोंट पे EMIs ऑफ द बैंक, तुमने लोन लिया है, वो बैंक आकर के तुमसे वो गुड्स छीन कर लेकर जा सकती है। तुम्हारा पोजेशन डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम कुछ कर पाएंगे क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? इंस्टॉलमेंट भर दो, वापस लेके आ जाओ, वरना तुमको बैंक को लौटाने वाली नहीं है, और ना ही तुम शोरूम वालों पे केस फाइल कर पाएंगे। समझ गया? आगे नेक्स्ट एग्जांपल 16, X buys a laptop from Y. After the purchase, X spends some money on his repairs and uses. बहुत ध्यान से पढ़ना, अच्छा एग्जांपल। Unknown to the parties, it turns out that the laptop was a stolen one
and was taken from X and delivered to its rightful, क्या निकला बाद में? तो पहले उससे खरीद लिया, X ने खरीद लिया, बिना सोचे समझे लैपटॉप खरीद लिया और उसके ऊपर थोड़ा खर्चा भी कर दिया तो ठीक करने के लिए, रिपेयर्स के लिए। बाद में मालूम पड़ा कि ये लैपटॉप तो चोरी का है, तो जो रियल ओनर है वो X से लैपटॉप लेकर चला गया। अब X ने ये लैपटॉप खरीदा था किससे? Y से। आया क्या समझ में? So, unknown to the parties, it turns out that the laptop was stolen and was taken from X and delivered to its rightful owner. Rightful owner बोले तो real owner. Y shall be held responsible for a breach, and X is entitled to damages of not only the price but also for the cost of repairs. इसमें हमारे लिए जो नया है वो बस इतना ही है कि उसने रिपेयर का भी कॉस्ट क्लेम किया और वो कर पाया, ये याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल ट्रिक उतना ही है उसके अंदर, छोटा सा ट्रिक है बट है, तो वो याद रखना। समझ आया? एक्स की कोई गलती नहीं है, वाई की गलती मानी जाएंगी और एक्स वाई से दोनों भी चीजें वसूल सकता है, प्राइस भी और रिपेयर्स का खर्चा भी। समझ आया? आगे नेक्स्ट, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस। ठीक, एनकम्बरेंस के नीचे बेटा तुमको एक वर्ड दिख रहा है, चार्ज। है तुमको चार्ज? चार्ज, गाड़ी चार्ज, फोन चार्ज नहीं, चार्ज क्या रहता जहांगीर जी? एक मिनट, दो मिनट, जैसे कि बताना दूसरी जहांगीर, चार्ज का मतलब, तो मतलब बताना है उसका। है क्या बेटा? हाँ, बोल 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 जल्दी। मैं हाँ ठीक है, बोल बोल। तू इतना डिटेल क्यों दे रही? डायरेक्ट बता ना, चार्ज अपन ने कहाँ पढ़ा, कैसा पढ़ा, क्यों पढ़ा? वाह बेटा वाह, नाइस, वेरी नाइस। बताओ कौन बता रहा चार्ज? बोल नया। चार्ज बोले तो मॉर्गेज। अब मेरे को समझ में आया कि खुली आंखों से और खुले कानों से सुनने वालों को याद नहीं रह रहा, क्लास में सोने वालों को सब सुनाई दे रहा, मतलब ध्यान अचल में उनका है, तुम्हारा तो है ही नहीं। हम सेइंग चार्ज का मतलब मॉर्गेज होता है। काय का डिटेल में बता रही थी बेटा, तू कितना घुमा रही थी जलेबी की जैसा। बोल थोड़ा डिटेल में बता, अब चार्ज अपन ने कहाँ पढ़ा? एसपी में ऑब्वियसली, नहीं तो और कहाँ पढ़ा मेरे को बता चार्ज? कौन पढ़ा रहा तुमको और चार्ज? डिवेंचर, बस डिवेंचर के केस में ही है, सिर्फ डिवेंचर के केस में है। फिर हाँ, डिपॉजिट के केस में भी चार्ज है, हाँ। तो किसको चार्ज करती हो? इन्वेस्टर को चार्ज करती। बोलना, मैं थोड़ी कुछ बोल रही। अरे फिर से वही, मैं कब से पूछ रहा चार्ज, शट अप। चार्ज पूछ रहा मैं कब से। ये बोले चार्ज मतलब चार्ज क्रिएट करना, ये बोला चार्ज बोले एसेट चार्ज करते, चार्ज चार्ज चार्ज, एवरीथिंग इज चार्ज। बोल। जब कंपनी डिपॉजिट इशू करती, डिबेंचर्स इशू करती और डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती, हाँ, गिरवी रखते, किसके पास? इन्वेस्टर के पास, ट्रस्टी के पास। डिपॉजिट में ट्रस्टी को क्या बुलाते? डिबेंचर में उनके पास तुम एसेट चार्ज करके रखते, लेकिन क्या वो कंपनी एसेट यूज कर रही है? तो चार्ज का मतलब क्या होता है कि सर्टेन पार्ट ऑफ द ओनरशिप यू आर ट्रांसफर टू द डिबेंचर ट्रस्टी और डिपॉजिट ट्रस्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर, दैट इज डिबेंचर होल्डर और डिपॉजिटर।
तो एनकम्बरेंस का मतलब होता प्लेज, चार्ज। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन याद है कहाँ पढ़ा था? वो हाइपोथेटिकल रहता। वेरी गुड। कैश क्रेडिट के केस में हाइपोथिकेशन वर्ड पढ़ा था। हाइपोथिकेशन अकाउंट बताते हैं हम उसको। कैश क्रेडिट याद है क्या? कैश क्रेडिट, इसी पीछी पता कैश क्रेडिट क्या था? ये भी जोक मारने लग गई अब, ये भी। हाँ, बट्टर तू बता कैश क्रेडिट क्या था? कैश क्रेडिट क्या था? तू बोल दे ना कैश क्रेडिट सीसी। इसने बोला सीसी बोले कैश क्रेडिट, तू बोल दे उल्टा। पता, सॉरी सॉरी रहता कैश क्रेडिट। बोल बोल। कोई बताएगा कैश क्रेडिट सच में? तो बाप तुम भूल गए, बेशरम। सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है एसपी के। देखा क्या पढ़ाई करते तुम, देखा नालायक हो। बोल। उस पे इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता? पूरा? किसमें से? हाँ, जितनी लिमिट हमको बैंक ने प्रोवाइड की उसमें से जितना अमाउंट हम यूटिलाइज करेंगे और जितने के लिए करेंगे उतने का उसके ऊपर इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं कैश। उसमें पढ़ा था वर्ड हाइपोथिकेशन। चलो आगे। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस, जिसका मतलब होता है कि जो चीज मैं खरीद रहा हूं वो कहीं पर गिरवी नहीं होनी चाहिए, गिरी हुई नहीं होनी चाहिए। मतलब गिरवी गिरवी। हाँ? जैसे मैं बॉटल खरीद रहा हूँ, जो ऑलरेडी बॉटल किसी के पास में चार्ज है, चार्ज का मतलब मॉर्टगेज रखी हुई है और ये मेरे को बेच रहा है यहाँ पर बढ़िया, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये अगर इसने पैसे नहीं भरा तो ये आ जाएंगी ना बॉटल वापस लेने, बैंक बैंक। समझ आया? तो अगेन उसका भी सेक्शन देखो 14C है कि वो टाइटल से रिलेटेड है। 14A, 14B, 14C, तीनों भी टाइटल और ओनरशिप से रिलेटेड है। और एक बार सुन लो कि जैसे ये बॉटल मैं खरीद रहा हूँ, सोने की बॉटल है ये, गोल्ड गोल्ड, ठीक है? तो ये बॉटल किसी दुकानदार मेरे को बेच रहा है, लेकिन ये बॉटल ऑलरेडी किसी के पास में गिरवी। अब कैसे गिरवी है बोले तो चार्ज की हुई है। तो इस बॉटल के जो ओनरशिप के पेपर्स है वो किसी के पास में पड़े हैं, लेकिन ये शॉपकीपर मेरे को बेच रहा है बॉटल, मेरे से पैसे ले रहा है इस बॉटल के। मैंने पैसे दे दिए, बॉटल ले ली। अब उसका और उसके बीच में गिरवी का एक केस है, मतलब सेलर ने कहीं ना कहीं लोन लिया हुआ है। तो अगर वो रीपे नहीं करेगा तो मेरे से मांगने नहीं आएगा बॉटल, उसके पास ओनरशिप है ना, तो बॉटल छीन के लेकर जाएगा। बरोबर? मेरा डिस्टर्ब हो रहा पोजेशन, एक तो ये चीज हो गई। साथ ही साथ तो इनकम्बरेंस में आएगा, मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ राइट क्रिएटेड है किसी और व्यक्ति का। तो मेरे को क्या पूरी ओनरशिप मिली थी? जबकि मेरा अधिकार क्या है एज पर 14A कि मुझे पूरा टाइटल मिलना चाहिए गुड्स का, और ये सेलर की ड्यूटी है। 14A कंडीशन एज टू के हिसाब से। समझ गया? तो तीनों केसेस एक साथ पढ़ सकते हो। एक है कंडीशन एज टू टाइटल, और बाकी के दो है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, और तीसरा है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस। मतलब जो चीज मैं खरीद रहा हूँ वो फ्री टाइटल की होनी चाहिए, मतलब वो टाइटल डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, या फिर वो चीज किसी और के पास गिरवी पड़ी नहीं होनी चाहिए। समझ आया? मेरे को उस चीज का पूरा टाइटल मिलना चाहिए, वैलिड टाइटल मिलना। आ गया समझ? SR नो? आगे
An implied warranty that the goods shall be free from any charge or encumbrance in favor of any third party not declared or known to the buyer before or at the time of contract of sale is entered into. इस पूरे लाइन का मतलब बड़ा आसान है कि जो भी सेलर है, जो कोई भी गुड्स बेच रहा है ऑब्वियसली बायर को, तो बायर बेचारा इनोसेंटली वो गुड्स खरीद रहा है, मतलब बायर इनोसेंटली पैसे भर रहा किसको, सेलर को, और वो गुड्स ले रहा है ये सोच करके कि ये गुड्स उसको मिल रहे हैं और उसके नाम पर हो रहे। लेकिन सेलर चालाक लोमड़ी है। सेलर ने क्या किया हुआ है, ये ऑलरेडी सेलर ने गुड्स किसी बैंक के पास में चार्ज किए हुए हैं। क्या चार्ज का मतलब ये होता कि पोजेशन इस गुड्स का सेलर के पास ही है, लेकिन उस गुड्स की ओनरशिप किसके पास है। आया कुछ समझ में? और बिना बैंक को बताए सेलर ये गुड्स बेच रहा है किसको, अपने बायर को। समझ गया? तो देखो कितना भी कोशिश कर ले सेलर, लेकिन बायर का टाइटल किससे बेटर नहीं हो सकता, बैंक से बेटर नहीं हो सकता। आया अभी सब? मतलब बायर का टाइटल इंफीरियर ही रहेगा फ्रॉम द टाइटल ऑफ द बैंक। तो इन केस जो भी सेलर ने इस बैंक के साथ में डील किया हुआ है, मतलब ईएमआई लोन लिया हुआ है, तो जब तक सेलर वो ईएमआई या लोन बैंक का चुका नहीं देता, तब तक के वैलिड टाइटल किसी को मिलने वाला नहीं। एंड अगर सेलर ने मान लो ये गुड्स का पोजेशन दे भी दिया बायर को, और बाद में वो अगर ईएमआई नहीं चुका पाया, कौन? सेलर। ऐसे में बैंक वो गुड्स लेकर जाएंगी इससे। समझ आया? तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगेन बोला गया कि बायर को गुड्स मिलने चाहिए फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस, फ्री फ्रॉम एनी, फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ मॉर्गेज। आया समझ? फ्री फ्रॉम एनी मॉर्गेज, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। क्या नहीं समझा? लेकिन ये काय में जा रहा है, वारंटी में जा रहा है, काय में? हाँ ठीक है, पक्का। आगे एग्जाम्पल 70, A pledges his car with C for a loan of 1,50,000 and promises him to give its possession the next day. समझ गया कि A then sells the car immediately to B. इसको बेच दिया गाड़ी। सही किया गलत किया? गलत है, क्योंकि ऑलरेडी ए ने वो गाड़ी प्लेज की हुई है किसके पास? हाँ, प्लेज का मतलब अगेन चार्ज, मॉर्गेज, एनकम्बरेंस, प्लेज, सेम कैटेगरी। ठीक है, तो A then sells the car immediately to B who purchased it on good faith. सारे ने अच्छा समझ के खरीद लिया विदाउट नोइंग द फैक्ट, तो और उसको इस बारे में कुछ भी नॉलेज। B में ईदर आस्क A टू क्लियर द लोन और हिमसेल्फ मे पे द मनी। B बोलेगा या तो लोन पूरा क्लियर कर, या तो खुद लोन क्लियर कर देगा। एसेट किसके पास पड़ी है? B के पास। आ रहा है समझ में? गाड़ी किसके पास है? ऊपर लिखा था ना बेटा उधर कि उसने गाड़ी किसको बेचा? A then sells immediately to, गाड़ी का पोजेशन किसके पास है? तो अब B के पास में ये लोग आ गए लोन का पैसा मांगने के लिए, या तो गाड़ी दो। तो B के पास में ऑप्शंस क्या क्या है? या तो गाड़ी लौटा दे, तो बेचारा B फंस जाएगा पैसों से। दूसरा, जितनी ईएमआई बाकी है या जितना लोन बाकी है B अगर वो भर देता है, तो B गाड़ी रख सकता है एज पर कासी कॉन्ट्रैक्ट। किसी और के बिहाफ पर किसी और ने पे कर दिया है, तो वो गुड्स तब तक के रिटेन कर सकता है जब तक कि उसको उसके पैसे रिकवर नहीं होते। बी अगर लोन चुका देता है सी को, तो वो गाड़ी बी अपने पास में रिटेन करके रख सकता है। कब तक? तब तक ए उसके पूरे पैसे चुका। समझ आया क्या? वो एक चीज है। और बी के पास में क्या ऑप्शन है? बी ए को बोलेगा तू भर पैसे, चल तूने मेरे को ऐसा धोखा दिया है यहाँ पर, गाड़ी तो मैं वापस दूंगा नहीं, तू वो पैसे भर पूरे। तो या तो ए भरेगा पैसे, या तो बी खुद भरेगा वो पैसे। किसको? सी। अगर बी वो पैसे भर देता है, 1.5 लाख रुपए जो लोन है वो भर देता है सी, बी भरता है किसको? और ए और बी के बीच में मान लो गाड़ी की डील हुई थी 3 लाख रुपए में, क्या बोलो 4 लाख रुपए में, ठीक है, में डील हुई है। तो बी ए को कितने देने वाला था?
लेकिन अब वो कितने देगा भाई, क्यों? वो 1.5 लाख उसने चुका दिए ना किसको? आया क्या समझ में? कंफ्यूज हो रहे? और एक बार इजी कर देते एग्जाम्पल। यहाँ पर ओरिजिनली गाड़ी किसकी है? ए की। उसने गाड़ी किसके पास गिरवी रखा है? सी के पास। समझ आया? हाँ। अब ये बात ए और सी के बीच में जो हुई है वो किसको नहीं पता है? बी को। तो बी बेचारा आया, बोले ये तेरे को गाड़ी बेचना है क्या? वैसे मैंने सुना। ए ने बोला हाँ मेरे को गाड़ी बेचना है। ए ने बोला देखे जा। तो ए ने बी को ये गाड़ी कितने में बेचा? 4 लाख रुपए में बेच डाला। बेचारा बी इनोसेंटली गाड़ी लेकर चला गया। आया क्या समझ में? लेकिन अभी इसमें अपन ने एक और स्टोरी में नया एडअप क्या किया कि बी ने पूरे पैसे अभी तक दिए नहीं है किसको? ए को। और वैलिड है बी का ऐसा करना। क्यों? कागजात किसके पास पड़े गाड़ी के? सी के पास। समझ रहे क्या तुम? तो बी क्या करेगा? बी बोलेगा भाई जब तक के तू मेरे गाड़ी नाम पर नहीं कर देता तब तक के मैं पूरे पैसे तेरे को दूंगा नहीं। तो अभी बोल, अभी कुछ पैसे दे देता मैं पोजेशन के हिसाब से। मेरे को गाड़ी की पोजेशन दे रहा है तो तू एक काम कर, आधे पैसे रख ले। 4 लाख में से 2 लाख तू रख ले, बाकी के पैसे मेरे को तूने तब मांगना जब तू मेरे को गाड़ी की ओनरशिप दे देगा। स्मार्ट। कौन स्मार्ट? बी इज स्मार्ट ना। अब क्या हुआ फिर बाद में जाकर के? सी आ गया बी के पास में। सी बोले ये गाड़ी के पेपर मेरे पास में, ये गाड़ी का मेरे को पोजेशन मिलना चाहिए। सी और सी का झगड़ा हुआ। सी को बोला नहीं नहीं, मैंने गाड़ी के 2 लाख रुपए दिए हैं एक और, ऐसे कोई मेरे से आकर के ये चीज मेरे से छीन नहीं सकता। इन्हें बताया पूरी कहानी कि ए ने इस गाड़ी पर 1.5 लाख का लोन उठाया हुआ है और इस वजह से ये गाड़ी के कागजात मेरे पास गिरवी पड़े। तो बी, या तो तू मेरे पैसे दे दे या तो तू ए को बोल कि वो मेरे पैसे दे दे, लगे तो मैं तेरी गाड़ी नहीं लेके जाता, लेकिन दोनों में से कोई तो मेरे पैसे चुकाओ। बी सोच रहा, ने क्या सोचा? मेरे को अभी ए को कितने बाकी है देने? पैसे भी 2 लाख बाकी है। गाड़ी से डील हाथ धो बैठूंगा तो उससे 2 लाख वसूल होंगे नहीं होंगे गारंटी नहीं है। जैसे अगर बी सी को गाड़ी हैंडओवर कर देता है तो बी फंस गया ना उसमें। कैसे फंसा? 2 लाख दिए हुए ना उसने ए को, वो रिकवर नहीं हुए तो बी सोचता कि नहीं नहीं गाड़ी तो अपन रख लेते, वैसे भी अपने को ए को 2 लाख चुकाने बाकी थे। तो उसी 2 लाख में से उसने 1.5 लाख किसको दे दिए? को दे दिए। और सी से गाड़ी के पेपर। आया समझ? ऐसा एडजस्टमेंट हो सकते हैं। लेकिन अपने को इसमें समझना क्या था कि यहाँ पर ए ने गलत किया। ए ने बी को जो गाड़ी बेची है वो उसने फ्री टाइटल में बेचना चाहिए था। उसने यहाँ पर कहीं ना कहीं एनकम्बर्ड टाइटल में उसको बेचा, जो कि उसके साथ गलत हुआ है। तो जो गलत हुआ है उतने के डैमेजेस बी क्लेम कर सकता है फ्रॉम, की वारंटी है ना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, डैमेजेस क्लेम। तो जो परेशानी बी को हुई है वो सब ये सब चीजों की वजह से वहां बी डैमेजेस क्लेम कर पाएगा फ्रॉम 14। आगे, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। ध्यान से सुनना। तो इम्प्लाइड कंडीशन में भी अपन ने यही पढ़ा था क्वालिटी और फिटनेस के, कि वैसे तो कोई इम्प्लाइड कंडीशन फॉलो नहीं होती क्वालिटी और फिटनेस को। सेम लाइन यहाँ पर भी एक, कि देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस अनलेस द पार्टीज हैव अग्रीड टू। मतलब अगर पार्टीज ने आपस में अग्री किया है भाई क्वालिटी और फिटनेस की वारंटी है तो है, और अगर पार्टीज ने ऐसा कुछ अग्री नहीं किया है तो बाय लॉ ऐसी कोई कंडीशन या ऐसी कोई वारंटी अप्लाइड। समझ रहा? अब देखो क्वालिटी और फिटनेस मैच हो रहा, के लिए सेक्शन सिमिलर है। इन सबसेक्शन 3 दिख रहा। इन सबसेक्शन 1 था कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। इन सबसेक्शन 2 मर्केंटेबिलिटी, जो अगेन रिलेट करता था क्वालिटी और फिटनेस से, क्योंकि मर्केंटेबिलिटी इज नथिंग बट फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट व्हिच मींस क्वालिटी गुड्स। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 सेम, बस इसमें चेंज हो गया एक वर्ड। यहाँ पर आ गया कंडीशन की जगह वारंटी, तो हम पढ़ रहे हैं वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। समझ आया क्या? ध्यान से। An implied warranty as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed, that is attached by the usage of trade. Usage of trade इसका मतलब ऑर्डिनरी कोर्स की बात करें। समझ रहा? मतलब उनके बीच में काफी समय से ऑर्डिनरीली डील्स हो रही सेलर और बायर के बीच। Regarding implied condition or warranty as to quality or fitness for any particular purpose, the rule let the buyer be aware is applicable. जिसका मतलब होता क्वालिटी और फिटनेस को लेकर के वैसे भी कोई इम्प्लाइड कंडीशन भी नहीं है, ना ही कोई इम्प्लाइड वारंटी। लेकिन अगर यूसेज ऑफ ट्रेड में है, मतलब वो सेलर और बायर बहुत फ्रीक्वेंटली डील करते हैं। और इजी कर देता एग्जाम। पहली बार जब वो बायर सेलर से मिला था तो उस बायर ने सेलर के ऊपर
कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस भी लगाया था, और कंडीशन वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस भी लगाया। समझ में आया? कब? फर्स्ट टाइम जब उन्होंने ट्रांजैक्शन किया था, किसने? बायर और सेलर ने। आया इतना समझ? उनका ट्रांजैक्शन अकम्प्लिश हुआ, सेलर ने गुड्स प्रोवाइड किए, बायर ने पैसे दे दिए, बात खत्म। बायर अगेन उसी सेलर से डील करने गया। अब सेलर ने इस बार सेकेंड ट्रांजैक्शन के वक्त पूछा, सेम कंडीशंस, सेम वारंटीज रखना है क्या अपने को जो अपने पिछले ट्रांजैक्शन में? बायर ने बोला हाँ, हो गया। तीसरी बार फिर से डील हुई, सेम तरीके से ही डील हुई, फिर से इम्प्लाइड वारंट, फिर से वारंटी, फिर से कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस मेंशन किया गया। आया क्या समझ में? अब तुम बताओ कि 3 ट्रांजैक्शन हो गए उनके बीच, तीनों ट्रांजैक्शन में कॉमन पॉइंट्स क्या थे? कि वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस दोनों ने अग्री किया था तीनों बार। तो उनके लिए अब ये क्या बन गया? ऑर्डिनरी बन गया। आया क्या समझ में? तो अब जब 10-15 बार उनके बीच ऐसे ट्रांजैक्शन हो चुके, बार बार सेम टाइप से वो ट्रांजैक्शन करते, सेम टर्म्स और कंडीशंस के साथ ट्रांजैक्शन करते, तो अपने आप उसके अंदर इंक्लूड हो गई, अब बताने की जरूरत, अब वो बन गई इम्प्लाइड। समझ रहा है तुमको? अब वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इम्प्लाइड बन गई ड्यू टू यूसेज ऑफ ट्रेड, दैट इज ऑर्डिनरी डीलिंग। तो ये जो बार बार सेम पार्टीज आपस में डील करती रहती है और सेम टर्म्स पे डील करती है, उसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग्स। समझ में आया? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग्स। आ गया क्या समझ? तो जब बहुत बार ऐसा ट्रांजैक्शन हो चुका है और फिर से होने जा रहा है, तो जब वो फिर से होने जा रहा है तो वही सेम सारी चीजें अप्लाइड रहेंगी, अगर बायर और सेलर कुछ और अग्री नहीं करते तो 15 ट्रांजैक्शन मैंने बोला हो चुके, तो 16वें ट्रांजैक्शन में भी सेम कंडीशंस अप्लाइड रहेंगी, और वो बताने की जरूरत इंप्लाइड हो गई, वो ऑर्डिनरी कोर्स के वजह से इंप्लाइड हो गई। समझ आया इतना? लेकिन अगर 16वें ट्रांजैक्शन करते वक्त बायर और सेलर आपस में बैठ करके कुछ और लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर जितने 15 ट्रांजैक्शन की कंडीशन थी अब वो वहां से हट गई, और ये जो इन्होंने नया लिखा है फिर वो अप्लाइड होगा। दैट्स एक्सप्रेस ओवर रूल्स इम्प्लाइड। आ गया क्या समझ? अब पूरा समझा? पक्का? लेकिन अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर कोई चेंजेस कर रहे हैं। इसके लिए पहला स्टेटमेंट देखो उन्होंने क्या लिखा है, एन इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर्स मे बी अनेक्स्ड, क्या लिखा है? और मे बी का मतलब क्या होता है? हो भी सकती, अटैच्ड और अनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड, मतलब बाय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड। समझ में आया? हो सकता है। तो ये डिपेंड काय पे करेगा कि पहले जब इन बायर और सेलर ने आपस में डील किया है तो तब इन्होंने क्या क्या कंडीशंस या क्या क्या वारंटीज रखी थी, वही यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। तो अगर इन्होंने पहले की डीलिंग्स में वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस मेंशन किया था, तो अब इस वाली डील में भी वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस अप्लाइड रहेगा। आ गया समझ में? नहीं समझा? तो अब देखो, समझो बात को, कि जब वही सेलर और बायर ने पहली बार डील किया था तो उनको क्वालिटी और फिटनेस एक्सप्रेसली मेंशन करना पड़ा था। सुन रहे हो? फिर जब वो डील करने लगे सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज मेंशन करते गए और 15-16 बार वो ऐसी डील कर चुके, तो अब जब वो नई डील करेंगे तब वो क्या बन गई? पहले क्या थी, बाद में क्या बन गई? क्या? तो मैंने तुमको वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते वक्त एक स्टेटमेंट बोला था, इम्प्लाइड भी कभी एक्सप्रेस था, इम्प्लाइड भी कभी यहाँ पर अप्लाई हो रही। समझ गया? पक्का? और अब वो नीचे खुद की बात लिखेंगे फिर, कि वैसे तो देखो इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी को लेकर के ऑफ क्वालिटी एंड फिटनेस कोई कंडीशन कोई वारंटी रहती नहीं, वहां सीधा सीधा जिम्मेदारी किसकी रहती? बायर की। और आज के सेशन में शुरुआत में मैंने बताया था तुमको कि क्यों बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती, क्योंकि एक बायर का प्रेफरेंस है कि उसको किस क्वालिटी के गुड्स चाहिए। समझ गया? तो वहां वो सेलर के पॉइंट्स को निग्लेक्ट करके अगर खुद के स्किल और जजमेंट से गुड्स खरीद रहा है, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है, विच मीन्स एविएट सिम्टर, लेट द बायर बी बेयर। आगे, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, वारंटी में डाला है इसको, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कब है और कब नहीं है इसको समझ। वही सेम पॉइंट आता जो हमने होलसमनेस में कि
अगर रीजनेबल एग्जामिनेशन से पता कर सकते हैं तो किसकी गलती? बायर की। लेकिन अगर वो चीज रीजनेबल एग्जामिनेशन से पता नहीं की जा सकती तो सेलर को डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। सेलर बोलेगा भाई साहब जो आप ये गुड्स लेकर जा रहे हो वो बराबर यूज करना, ये हानिकारक है, आपको इससे कहीं ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा संभल कर यूज कर। आया क्या समझ में? भाव के नहीं। तो मैं इसका बाइफर्केशन भी मान लो एक सिगरेट का पैकेट है और एक है जो मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके लिए मैं कि एक बार मैंने झाड़ मारने की एक दवाई आती है वो मैंने बुलवाई, लोकल दवाई, लोकल लेवल पर यहीं के किसी कृषि केंद्र से मंगा। दो चीजें, एक सिगरेट का पैकेट है और मेरे हाथ में एक वो झाड़ मारने की दवाई। सिगरेट के पैकेट पर जैसा अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया उस पर मेंशन रहता, पैकेट के फ्रंट फेस पर मेंशन होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, दिस में कॉज कैंसर, ऐसा कुछ तो वो लिखा रहता है, उसमें चित्र भी बना हुआ रहता फेफड़ों का या तो काय का, तो डायरेक्ट है बहुत। इसमें सेलर को बताने की जरूरत है या नहीं? ये डेंजरस है करके डिस्क्लोजर सेलर को देने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैकेट के फ्रंट फेस पर लिखा है। समझ गया? लेकिन जो झाड़ मारने की दवाई मैंने खरीदी थी का पैकेजिंग बहुत नॉर्मल था, उसके ऊपर सिर्फ जो दवाई का नाम था वो लिखा हुआ था, बाकी उसके ऊपर डेंजरस वगैरह कुछ साइन कुछ भी नहीं था। वो खोपड़ी का साइन रहता ना डेंजरस के लिए, वो भी नहीं था उसके ऊपर, कुछ नहीं था। ना ही वो ऐसा ट्रायंगल आता येलो कलर का उसमें अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, वो भी साइन नहीं था। मतलब कोई कॉशन वाला साइन कि मुझे प्रिकॉशंस लेने हैं करके, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब वो दवाई बेचते वक्त सेलर की जिम्मेदारी है, बताना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये दवाई का इस्तेमाल करते वक्त हाथ में ग्लव्स या प्लास्टिक पहनना, मुंह को बांधना, स्मेल आपके अंदर नहीं जानी चाहिए, इससे आपको इश्यूज हो सकते हैं, स्किन पर लग गया तो आपको स्किन की कोई बीमारी हो सकती है। ये सब बातें वो दवाई वाला, फर्टिलाइजर वाला और जो दवाई पेस्टिसाइड्स बेचता है उसका काम है बताना, अगर उसके पैकेट पे ये सब लिखा हुआ। अब समझ आया? तो ये कब इम्प्लाइड वारंटी बनेगा? जब तुम्हारे प्रोडक्ट पर वो चीजें मेंशन्ड नहीं है। और ये कब नहीं बनेगा? जब प्रोडक्ट पर ऑलरेडी मेंशन्ड। तो जब प्रोडक्ट पे कोई चीज मेंशन्ड है तो वो कंस्ट्रक्टिव हो गई। मैंने बहुत अच्छी से पढ़ा है ये वर्ड कंस्ट्रक्टिव, कंपनीज एक्ट का भी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का भी। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या? लिख दिया पैकेट पर, पढ़ना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आया समझ? तो वहां इम्प्लाइड वारंटी नहीं है टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। समझ रहा है कि गुड्स डेंजरस है, ये डिस्क्लोजर देने की जरूरत कहाँ? बात पैकेट पर लिखी हुई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैकेट पढ़ना। एक्टिव समझ आ रहा है? पर ये वर्ड्स ऐसे मत लिखना जो मैंने बोले अभी, मैंने समझाने के लिए बोला है। पेपर में कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये वर्ड मत यूज कर लेना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। डॉक्ट्राइन क्योंकि वो प्रिंसिपल कंपनीज एक्ट का है, ठीक है? समझाने के लिए था, तो इजीली समझ आ गया। ऑन दी अदर हैंड अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुंह से बोले, बताए बायर को। ठीक है? समझ गया? पक्का? पढ़ लेते। तो वेयर द गुड्स आर डेंजरस इन नेचर एंड द बायर इज इग्नोरेंट ऑफ द डेंजर, बायर को डेंजर के बारे में नॉलेज और ना ही पैकेट पर वो नॉलेज लिखा हुआ है ऐसा। समझ गया? सॉरी। तो द सेलर मस्ट वार्न द बायर ऑफ द प्रोबेबल डेंजर, मतलब सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बायर को उस डेंजर के बारे में बताए। इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी द सेलर मे बी लायबल इन डैमेजेस, अगर सेलर ने डेंजरस नेचर डिस्क्लोज नहीं किया और सेलर को कुछ तो हो गया, सॉरी बायर को कुछ तो हो गया, तो बायर किससे डैमेजेस क्लेम करेगा? सेलर से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बताने की। आ गया समझ में? पक्का? देखो इसके लिए पैकेजिंग भी जब लोग करते हैं ना तो उसके लिए भी बहुत सारे लॉज है। मॉर्टिन के पैकेजिंग पर कॉइल और मच्छर दिखता है, धुआं भी दिखता है और मरते हुए भी मच्छर बताए जाते हैं। आ रहा है समझ? ये क्यों है ऐसा? पिक्चर मालूम है क्या? इस पर क्लियरली दिखना चाहिए कि इससे कोई ना कोई जान मर रही। तो ये ऑब्वियसली खाना कंज्यूम करना या फिर इससे थोड़ा सा बच के रहना जरूरी।
फिर पैकेट के पीछे पूरा डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ रहता, प्रिकॉशन कॉशन लिखा हुआ रहता, समझ रहा है। फ्लेमेबल चीजों पर लिखा हुआ रहता, वो हाईली फ्लेमेबल है या फ्लेमेबल है, उस आग पकड़ सकते हैं, तो आपको वहां पर अगेन कॉशन लेना है। ये सब उसके फ्रंट फेस पर मेंशन किया जाता है। ओके, 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, जाके आ जाओ।